नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। आज के प्रमुख समाचारों पर नजर दौड़ाएंगे, आपको बताएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्या कार्यक्रम है। वो अभी फिलहाल जो है वो दिल्ली में है और कल सोमवार शाम तक जो है उनका वापस शिमला लौटने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। पिछले कल वो अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए जो है वो गए थे एम्स हॉस्पिटल में। डॉक्टरों से उन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी और डॉक्टरों की सलाह पर जो है वो मुख्यमंत्री फिलहाल आराम कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें दिल्ली में ही रुकना पड़ा, जबकि उन्हें वीरवार को आज उनका वापस लौटने का पहले कार्यक्रम बताया जा रहा है। मगर अब सोमवार को मुख्यमंत्री वहां से लौटेंगे। उनका रूटीन चेकअप हो गया है और टेस्ट भी उनके जो है वो एम्स में करवाए गए हैं। उनका स्वास्थ्य जो है वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है और सोमवार शाम को वो वापस लौट आएंगे। उनके साथ प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी दिल्ली गए थे और जिसमें से अधिकांश मंत्री जो है वो वापस लौट आए हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विनय कुमार, वो फिलहाल दिल्ली में ही थे और दिल्ली में उन्होंने कुछ नेताओं के साथ वहां पर मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार जो है वो दिल्ली में हाईकमान के साथ जो है वो बैठकों में शामिल रहे। आरडीजी जो राजस्व घाटा अनुदान है उसके मसले पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान ने एक जन आंदोलन जो है वो तैयार करने, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए जो है वो निर्देश दिए हैं। कांग्रेस संगठन को इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है, जिन्हें जनता के बीच जाकर ये बताने को कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कैसे हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय किया है। इसकी विस्तार से जानकारी कांग्रेस पार्टी आम लोगों को प्रदेश में देगी। हालांकि प्रदेश सरकार भी इस मुद्दे पर जो है वो काफ़ी कुछ बता चुकी है, लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आरडीजी को जो है वो बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी कांग्रेस राजनीतिक तौर पर जो है वो संगठन की तरफ से इस मुद्दे को एक अभियान यहाँ पर बनाएगी और आरडीजी का मसला जो है वो विस्तार से आम जनता के बीच में ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी बागवानों के साथ इंपोर्ट ड्यूटी कम करने को लेकर जो नुकसान बागवानों को हुआ है उस बागवानों के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी और बताएगी कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो हुई है उससे हिमाचल प्रदेश को कैसे नुकसान जो है वो होगा और इसकी विस्तार से जो है वो चर्चा यहाँ पर की जाएगी। बागवानों को कैसे नुकसान होगा, क्योंकि बाहर से विदेशों से जो है वो सेब आएगा और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, जिससे मार्केट में हिमाचली सेब को जो है वो उतना ज़्यादा रुझान, दाम जो है वो नहीं मिल पाएगा। इससे नुकसान सीधे रूप में हिमाचल प्रदेश के बागवानों का होगा। तो प्रदेश के लोगों के साथ लेने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर ली है। आने वाले दिनों में प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यहां पर करेगी और एक प्रदेश स्तरीय रैली का भी आयोजन किए जाने की संभावना है। दिल्ली से लौटने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार इस अभियान को लेकर अपनी रणनीति यहां पर बनाएंगे और पूरा विस्तार से कार्यक्रम बनाया जाएगा। एक जन आंदोलन जो है वो हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार की सच्चाई भी सामने आए और हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक तौर पर भी इस मुद्दे को जो है वो भुनाया जा सके। तो कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार इस मामले पर जो है वो इस वक्त पूरी तरह से फोकस कर रही है और दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इन विषयों पर जो है वो चर्चा हो चुकी है। इसके साथ एक मामला जो है वो राज्यसभा सीट को लेकर है। दिल्ली की बैठकों में राज्यसभा सीट को लेकर भी जो है वो चर्चा हुई है। अभी सीएम को जो है वो दोबारा इस विषय पर बात करने के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। अभी तक रजनी पाटिल जो कांग्रेस की प्रभारी हैं उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो कि हिमाचल की प्रभारी हैं, मगर अभी भी एक मत यह है कि इस बार प्रदेश के किसी नेता को का नाम जो है वो राज्यसभा के लिए आगे लाया जाए। मंत्रियों ने हालांकि हाईकमान पर इसका फैसला छोड़ दिया है और 16 मार्च को राज्यसभा सीट पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर राज्यसभा के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिर कौन उम्मीदवार होगा। प्रभारी रजनी पाटिल का नाम आ रहा है और उनके साथ कुछ और नेताओं के भी नाम यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं जो भी चाहते हैं कि उनकी दिल्ली में जो है वो एक बार फिर से वो सक्रिय राजनीति में आए और राज्यसभा के लिए जो है वो पार्टी हाईकमान उनका चयन करे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री दोबारा से दिल्ली जाएंगे। अभी इस विषय पर कोई भी चर्चा जो है वो फाइनल शेप में जो है वो सामने नहीं आ सकी है। अन्य खबरों पर बात करें तो पेंशन में
और बेनिफिट मिलेगा। वित्त विभाग ने अनुबंध सेवा काल को पेंशन बेनिफिट में जोड़ने के लिए अपने पुराने आदेशों को निरस्त करने के लिए आदेश जारी किए हैं। पिछले कल ये मामला सामने आया था। इसे लेकर अभी भी जो है वो शंका यहाँ पर कायम है कर्मचारियों के बीच में कि वर्ष 2003 से पहले के कर्मचारियों को क्या इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस मामले में फिलहाल असमंजस की स्थिति है, परंतु सरकार ने अपने पुराने आदेशों को रद्द करके शीला देवी केस में कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल को जोड़कर वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे हजारों की संख्या में लोग लाभान्वित होंगे, कर्मचारी खासकर, और कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला इसमें जो है वो ले सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ शंकाएं इस मामले पर चल रही है। ये वित्त विभाग ने पिछले कल अपना एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पुराने उनके जो आदेश थे उनको रद्द किया जाएगा, और अगर वो आदेश रद्द होते हैं तो फिर बेनिफिट जो अनुबंध काल सेवा काल का जो कार्यकाल है कर्मचारी का, वो भी पेंशन के बेनिफिट में जो है वो जुड़ जाएगा। तो इस तरह की एक मामला जो है वो सामने आया है, लेकिन कर्मचारियों में अभी भी इसे लेकर जो है वो संशय कायम है। अब बात करते हैं पंचायतों की, तो पंचायतों को एक और शुल्क लेने का जो है वो शक्ति यहाँ पर मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत ये शर्त रखी है कि पेयजल सप्लाई का पूरा दारोमदार पंचायतों के पास जो है वो सौंप दिया जाएगा। इसे लेकर यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो चल रही है और जल्दी ही पंचायतों को ये अधिकार मिल जाएगा। पानी के टैंक तक जो सप्लाई होगी उसका जिम्मा जो है वो जल शक्ति विभाग खुद देखेगा, और उससे आगे पंचायतें जो है वो इस काम को देखेंगी। ऐसे में पंचायतें पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों से शुल्क भी वसूल कर सकती है, क्योंकि उसे व्यवस्थाएं जो है वो इसकी चलानी है। जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के शुरू होने से पहले पंचायतों को ये जिम्मेदारी सौंपनी जरूरी है। ये शर्त रखी गई है, अप्रैल महीने से इसे लागू किया जा सकता है प्रदेश में। और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की इस केंद्र सरकार की शर्त के बाद जो है वो पंचायतें पैसे वसूल करेंगी और लोगों को कुछ ना कुछ शुल्क इसमें तय किया जाएगा, वो देना पड़ेगा पंचायतों को, और पंचायतें ही अपने स्तर पर जो है वो पेयजल आपूर्ति का जिम्मा वहां पर देखेंगी। उनका रखरखाव का जिम्मा भी जो है वो पंचायतों के पास होगा। हिमाचल प्रदेश में हिम बस कार्ड 1 अप्रैल से जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 1 अप्रैल से हिम बस कार्ड को पूरी तरह से लागू करने का फैसला ले लिया गया है। परिवहन निगम ने सरकार के कहने पर निर्णय लिया है कि प्रदेश में हिम बस कार्ड 31 मार्च तक अभी बनाए जा सकते हैं। अभी लोग जो भी हिम बस कार्ड बनाना चाहते हैं वो 31 मार्च तक इन्हें बना सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से फिर इनको जो है वो बसों में लागू कर दिया जाएगा। अभी तक 1,35,000 के आसपास हिम बस कार्ड जो है वो लोगों ने बनवा लिए हैं। 1 अप्रैल से सरकारी बसों में उन्हीं को रियायत मिलेगी जिनके पास ये हिम बस कार्ड मौजूद होगा। इससे पहले जनवरी में यह योजना शुरू की जानी थी, लेकिन इसे 31 मार्च तक आगे जो है वो बढ़ा दिया गया है। आज की एक सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित हैं उन्हें मकान का किराया जो है वो सरकार ने जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए पैसा जारी किया है। सरकार ने साल 2025 में, यानी पिछले साल, आपदा प्रभावित जो लोग थे, बेघर हो गए थे, उन परिवारों को किराए के मकानों में रहने के लिए एक व्यवस्था की थी और किराया जो है वो सरकार ने इसमें देना था। तो 8,97,90,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि सरकार ने इस काम के लिए जारी कर दी है। सरकार ने बिना केंद्र की मदद के आपदा प्रभावित परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रति परिवार किराया सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया था। सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के 2817 परिवार तथा शहरी क्षेत्रों के 88 परिवार जो है वो लाभान्वित हुए हैं, और वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश भर में लगभग 16,488 परिवार जो है वो प्रभावित हुए। इस दौरान 2,246 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए और 7,888 मकान आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए थे। इस क्रम में क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए 141 करोड़ 61 लाख रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों को जारी की गई है। तो ये एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने यहाँ पर लिया था कि जो भी आपदा प्रभावित है, प्राकृतिक आपदा से जिनके बरसात में जो है वो घर टूट गए थे, उन्हें कहीं पर अपना अभी तक नया आशियाना नहीं बनाए जाने की वजह से उन्हें कहीं पर अपना मकान जो है वो रहने के लिए किराए पर लेना पड़ रहा था। तो सरकार ने उसके लिए
धनराशि देने का जो है वो निर्णय लिया था, तो उसके तहत ये पैसा जारी कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रक्रिया जो है वो प्रदेश में तेज हो गई है। सभी जिलाधीशों ने जिला परिषदों की डिलिमिटेशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार 27 फरवरी तक लोग अपनी आपत्तियां और सुझाव जो है वो दे सकते हैं। उपायुक्तों को इन आपत्तियों का निपटारा करना होगा तय समय में, और जिसके बाद 20 मार्च तक पुनर्सीमांकन की अंतिम अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव की बात करें तो वहीं सरकार की ओर से पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर भी जो है वो चर्चा प्रदेश में चल रही है, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट से 31 मई तक का समय जो है वो दिया गया है। लिहाजा 20 मई से 27 मई के बीच चुनाव करने की का जो विचार सरकार की तरफ से सामने आ रहा है। 3 चरणों में पंचायतों के चुनाव करवाए जाएंगे। ये 20 या 22 तारीख को भी पहला चरण हो सकता है और 27 तारीख तक इसे जो है वो पूरा यहाँ पर कर दिया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों में नई भर्तियां होंगी। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 5623 पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक महज 4050 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन आवेदन किए हैं। 145 सीबीएसई स्कूल जो है वो प्रदेश में बनाए जाने हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 500 रुपये शुल्क के साथ 24 फरवरी तक आवेदन जो है वो आमंत्रित किए हैं। वहीं 600 रुपये की लेट फीस के साथ 27 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। चयन प्रक्रिया के तहत 22 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी। अध्यापकों के जो पद खाली रह जाएंगे उनके लिए फिर नई भर्तियां की जाएंगी। इसमें किसी भी अध्यापक को जबरन आवेदन करने को नहीं कहा जा रहा है। शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पद खाली रह जाएंगे उन पर नई भर्तियां की जाएंगी। यानी किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है किसी अध्यापक पर कि उसे जो अपना आवेदन जो है वो सीबीएसई स्कूलों के लिए देना ही होगा। तो नई भर्तियां करने का विचार सरकार का है और सरकार देख रही है कि अब तक कितने आवेदन आए हैं। इसके बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उन पर नए सिरे से भर्तियां जो है वो सीबीएसई स्कूलों के लिए की जाएगी। रोनहाट स्कूल के लिए आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। सिरमौर जिला के रोनहाट में कॉलेज बंद किए जाने को लेकर कुछ दिनों से सियासत गरमाई हुई थी। इससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी और लोग विरोध पर भी उतर आए थे। लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया था, मगर ये अटकलें अब खत्म हो गई हैं। उद्योग मंत्री और शिलाई से विधायक हैं हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद कहा है कि रोनहाट कॉलेज बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि यहाँ पर चाहे छात्रों की संख्या 75 हो, लेकिन यह कॉलेज बंद नहीं किया जाएगा। नियम है कि 100 से नीचे छात्र संख्या वाले कॉलेजों को बंद कर देंगे और रोनहाट में छात्रों की संख्या जो है वो 95 थी, मगर हर्षवर्धन चौहान ने इसे बंद करने से इनकार किया है और ये कॉलेज बंद नहीं होगा। इससे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। तो हर्षवर्धन चौहान ने इससे साफ इनकार किया कि कॉलेज को बंद किया जाए। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को उठाया और आज लोगों के बीच में कहा कि इस कॉलेज को बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा। हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की धमकी के बाद हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर आ गई हैं। ये राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर प्रवेश द्वार और गर्भगृह के आसपास सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे पैनी नजर रखी जाए, बैरिकेडिंग की जाए और मेटल डिटेक्टर के साथ डॉग स्क्वाड की तैनाती करने को कहा गया है। भीड़ वाले मंदिरों में जवानों की तैनाती संख्या जो है जवानों की वो बढ़ा दी गई है और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष रणनीति अपनाने को कहा गया है। तो अलर्ट पर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक स्थल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर हैं और इन शक्तिपीठों को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। एक बड़ा मामला सोशल मीडिया पर दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन का जो है वो सामने आया, जहाँ पर रात के समय दिल्ली पुलिस ने रेड की थी और ये वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है।
दिल्ली पुलिस वहां एक कमरे में घुस गई जहां पर एक महिला अधिवक्ता जो है वो मौजूद थी, उनके नाम से वो कमरा था। वहां काफ़ी हंगामा जो है वो इस मामले को लेकर हुआ, जिसके बाद पता चला कि युवा कांग्रेस के वर्करों को तलाशती हुई पुलिस वहां तक पहुंची है। हालांकि ये मामला राजनीतिक भी रंग भी ले चुका है, लेकिन सच्चाई ये सामने आई है कि दिल्ली पुलिस एआई समिट में युवा कांग्रेस वर्करों ने जो प्रदर्शन किया था और पुलिस किया था, उन वर्करों की तलाश के लिए जो है वो हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में पुलिस आई थी। उनको अंदेशा था कि कुछ लोग जो है वो वर्कर जो थे यूथ कांग्रेस के, वो हिमाचल प्रदेश भवन में और सदन में जो है वो हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने वहां पर रेड की, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी वर्कर नहीं मिला। तो बताया जा रहा है पुलिस जो आई थी वहां पर, उसने उनका ये कहना था कि यहाँ पर ऐसे कुछ लोग आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, जिन्होंने आज प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी वहां पर प्रदर्शन उन्होंने किया है जो एआई समिट हो रहा था, और उस सिलसिले में उन्होंने रेड की। लेकिन मामला जो है वो काफ़ी भड़क गया और रात के समय, क्योंकि वो आए 12 सवा 12 बजे का समय था, उस दौरान एक महिला के कमरे में जो है वो बिना अनुमति के वहाँ पर वो आ गए और उसके बाद यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस को जो है वो वहाँ पर करारा जवाब वहाँ पर दिया। और पुलिस से वहाँ पर पूछा गया कि आखिर वो बिना वारंट के और इस तरह से रात को किसी के भी कमरे में रेड कैसे डाल सकते हैं। तो इस तरह का मामला जो है वो काफ़ी बखेड़ा इसमें हुआ है और यहाँ पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे एक अलग ही मुद्दा जो है वो बना दिया है। अब बात करते हैं प्रदेश में मौसम की, तो किन्नौर लाहौल स्पीति में कल बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू की चोटियों पर कल एक दो स्थानों पर बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दें कि अभी जो ताज़ा सूचना मिली है उसमें कुल्लू में जो है वो बारिश शुरू भी हो गई है और कुल्लू में काफ़ी देर तक जो है वो बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली चोटियों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मैदानों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को भी मौसम जो है वो साफ बना रहेगा। इसके बाद 24 से 28 फरवरी तक समूचे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जिससे आगामी दिनों के दौरान तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। खासतौर पर राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को एकाएक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी का महीना जो है वो आखिरी दौर में है और अभी से जो है वो हल्की गर्माहट का एहसास भी जो है वो शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में होना शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश होगी और बर्फबारी होगी, उससे कुछ राहत जो है वो प्रदेश के इन स्थानों पर जो है वो मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।